बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। एक नया चेहरा सम्राट चौधरी अब सत्ता के शिखर पर हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है, इसकी जड़ें पिछले 2 दशकों में फैली हुई हैं। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। जरा उस दिन की तस्वीर को सोचिए। जनवरी 2024, पटना का बीजेपी दफ्तर। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं और हवा में एक अलग ही उत्साह है। ऐसा लग रहा था मानो कोई त्योहार हो। और ये जश्न था सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण का, जो बिहार की राजनीति में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा था। और जैसे ही ये बदलाव हुआ, एक सवाल हर तरफ गूंजने लगा। क्या बिहार को भी अब अपना योगी मॉडल मिलने वाला है? मतलब क्या बिहार में भी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तरह लॉ एंड ऑर्डर और विकास पर जोर दिया जाएगा? ये सवाल सबके जहन में था। तो चलिए पहले इसी सवाल की पड़ताल करते हैं। क्या वाकई बिहार में एक नया योगी मॉडल आ रहा है? और सम्राट चौधरी ने ऐसा क्या किया कि पहले ही दिन से ये तुलना शुरू हो गई? देखिए, कुर्सी संभालते ही सम्राट चौधरी फुल एक्शन मोड में आ गए। वो सीधे सचिवालय पहुंचे और सभी बड़े अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं एकदम साफ कर दी। कानून व्यवस्था सबसे ऊपर, विकास के कामों में कोई ढील नहीं और लोगों तक सरकारी सेवाएं बेहतर तरीके से पहुंचे। और हाँ, एक बड़ा मैसेज दिया गया, अपराध और भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस। लेकिन आज जो हो रहा है ना, उसकी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब करीब 2 दशक पीछे। तो हमारा अगला पड़ाव है बीमारू राज्य। आइए देखते हैं कि 2005 में बिहार असल में कैसा था। वो कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई। बीमारू, ये शब्द 80 और 90 के दशक में कुछ राज्यों के लिए इस्तेमाल होता था। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये वो राज्य थे जो आर्थिक विकास और स्वास्थ्य शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं में बहुत पीछे थे, और बिहार इस लिस्ट का एक अहम हिस्सा था। तो साल 2005 में बिहार की हालत कुछ ऐसी थी। गवर्नेंस का हाल बुरा था, क्राइम बढ़ रहा था और इकोनॉमी लगभग ठप पड़ गई थी। लिटरेसी रेट देश के औसत से काफी कम था और सोचिए सिर्फ 22% घरों में बिजली थी। सड़कें टूटी फूटी थीं और रोजगार के लिए लोग बड़ी संख्या में राज्य से बाहर जा रहे थे। अब बात करते हैं उस काया पलट की जो अगले 2 दशकों में हुआ। 2005 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे नीतीश कुमार युग कहा जाता है, जिसने बिहार में बदलाव की एक नई कहानी लिखी। और ये जो आंकड़े हैं ये खुद कहानी बयां करते हैं। 2005 से 2020 के दौरान अपराध दर में 40% की भारी गिरावट आई। और इतना ही नहीं, उनके शासन के पहले 10 सालों में राज्य की जीएसडीपी ग्रोथ रेट औसतन 10% से भी ज्यादा रही। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो ये एक नंबर ही काफी है। 75,000 किलोमीटर से भी ज्यादा इतनी लंबी ग्रामीण सड़कें बनाई गई। इन सड़कों ने गांव-गांव को शहरों और बाजारों से जोड़ दिया। शायद ये वो बदलाव है जिसे हर किसी ने महसूस किया। 2005 में जहां सिर्फ 22% घरों में बिजली थी, वो आंकड़ा 2023 तक बढ़कर लगभग 95% हो गया। इससे न सिर्फ लोगों की जिंदगी आसान हुई, बल्कि छोटे-मोटे उद्योगों के लिए भी नए रास्ते खुले। लेकिन विकास के इन सब आंकड़ों के बावजूद एक चीज ऐसी है जिसने बिहार की राजनीति को हमेशा से अपने काबू में रखा है, और वो है यहाँ का जटिल जातीय समीकरण। तो अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो कभी नहीं बदलता, जातीय समीकरण। वो सामाजिक गणित जो बिहार में हर चुनाव का नतीजा तय करता है। देखिए, बिहार में वोटिंग पैटर्न और राजनीतिक गठबंधन दोनों ही जातीय पहचान से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। यहीं से सारे गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं, और हर पार्टी को सत्ता में आने के लिए इस गणित को साधना ही पड़ता है। अगर हम आबादी पर नजर डालें तो करीब 50% ओबीसी हैं, 17% मुस्लिम, 16% दलित और 15% सवर्ण। और यहीं से पार्टियों की सारी रणनीति बनती है, जैसे आरजेडी का MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण, या फिर जेडीयू बीजेपी का लवकुश यानी कुर्मी कोयरी के साथ सवर्णों का गठजोड़। तो अब घूम फिरकर वापस आज पर आते हैं। सवाल ये है कि बिहार के लिए आगे क्या है? एक नया नेता है और उसके सामने यही जटिल राजनीतिक सच्चाई है। इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी काफी तीखी रही। तेजस्वी यादव ने बधाई तो दी, लेकिन तंज कसते हुए कहा कि सम्राट चौधरी इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड सीएम है। ये इस बदलाव पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं दूसरी तरफ
जो सहयोगी हैं जैसे चिराग पासवान, उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि अब सब मिलकर एक विकसित बिहार बनाएंगे ताकि विकसित भारत का सपना पूरा हो सके। और ये बयान देखिए जीतन राम मांझी का, ये दिखाता है कि राजनीति कितनी उलझी हुई हो सकती है। एक तरफ सम्राट चौधरी के लिए खुशी तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए दुख। ये बयान अतीत और आज के गठबंधनों की कश्मकश को साफ दिखाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, बिहार का अगला अध्याय कौन लिखेगा? विकास का एजेंडा या फिर पहचान की राजनीति? क्या बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा या फिर जातीय समीकरणों में ही उलझा रहेगा? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।